Some like I've made some mistakes in the past. Something that it cannot change. तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरे ट्यूब के एनोड के बारे में स्टडी की थी। हमने एनोड की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है लाइन फोकस प्रिंसिपल। इस क्लास में आपको लाइन फोकस प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको मुझे बताना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी। इस क्लास में मैं आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। देखिए, अलग अलग स्टूडेंट से मेरी बात होती रहती है। जैसे अभी जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था एम्स वाला, या फिर और पीछे जो एमपी व्यापम के एग्ज़ाम हुए थे, तो आजकल जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मतलब इनके अंदर क्लिनिकल मान लो, या एडवांस मतलब जो एडवांसमेंट है रेडियोलॉजी के अंदर, उनके क्वेश्चन मान लो, वो सारी चीज़ें। लेकिन एक क्लासेज स्टार्ट होती है बेसिक क्लासों से। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आती है तो आप इन क्लासेस पे आगे बढ़ सकते हो। इन चीज़ों के ऊपर आप इनको ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इन क्लासेस पे। देखिए, कल के क्लास के अंदर लास्ट एक टॉपिक रह गया था, एनोड विवेल। एनोड का जो विवेल एंगल होता है, मैंने आपको बताया था एनोड है वो कुछ एंगल के ऊपर क्या होती है, झुकी हुई रहती है। एनोड कुछ एंगल के ऊपर, जैसे ये टारगेट सरफेस, हम जितनी भी बार एक जो डायग्राम बनाते हैं टारगेट सरफेस की, इस तरह का बनाते हैं। यानी ये परपेंडिकुलर से कुछ एंगल होता है थीटा, ये एंगल मान लो। और आपको पता है बीम, जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम इस डायरेक्शन के अंदर आती है। तो विवेल एंगल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम के जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली जो मैं अभी ड्रा की है मैंने, ये मैं इसको अलग कलर में ड्रा कर देता हूँ। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री लाइन होगी। इस परपेंडिकुलर लाइन से जो टारगेट सरफेस है, वो टारगेट सरफेस कितनी डिग्री पर झुकी होगी, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन बीम ये है, इस इलेक्ट्रॉन बीम इस डायरेक्शन आ रही है, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन ये वाली लाइन है, इससे जो टारगेट सरफेस का जो एंगल है वो एनोड एंगल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एनोड एंगल कहलाता है। तो एनोड एंगल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम के परपेंडिकुलर लाइन से टारगेट सरफेस कितनी झुकी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनोड एंगल कहते हैं इस चीज़ को। अब ये जो एंगुलेशन जो हमने दिया है, जो टारगेट सरफेस को हमने जो एंगल दिया है, ये एंगल किस तरह से प्रभावित करता है जो मतलब फोकल स्पॉट को, या आपका जो आउटपुट एक्सरेज है उनको किस तरह से प्रभावित करता है। तो देखिए, डिग्री ऑफ एंगुलेशन, एंगुलेशन की जो डिग्री है वो क्या करती है, वो प्रभावित करती है रिलेटिव साइज ऑफ द फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट की जो रिलेटिव साइज होगी, आपको पता है फोकल स्पॉट क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टारगेट सरफेस का वो एरिया जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम आके गिरती है, वो एरिया क्या कहलाता है। यहाँ पर बात एरिया की हो रही है ना, जिसका मतलब कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा उसका। तो वो एरिया जितनी दूरी पर आके टारगेट इलेक्ट्रॉन बीम गिरती है, उसे क्या कहते हैं हम, इफेक्टिव फोकल स्पॉट कहते हैं। यानी जो एंगुलेशन होगा उससे जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट होगा उसकी साइज प्रभावित होगी। और रिलेटिव एक्सरे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो एक्सरेज निकलेगी उन एक्सरेज की इंटेंसिटी वो भी प्रभावित होगी कि इंटेंसिटी ज़्यादा है कि कम है। ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो उससे क्या होगा, आपकी रेडियोग्राफिक डिटेल होगी वो बहुत अच्छी होगी। और कम इंटेंसिटी होगी तो उससे रेडियोग्राफिक डिटेल आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। या और भी चीज़ें, और भी अलग तरीके से, जैसे आप अगर बहुत ही कम एनोड एंगल लेते हो 0 डिग्री के पास में, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, तो वहाँ पे हील इफेक्ट और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो हील इफेक्ट को बैलेंस हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाकर कर सकते हैं। यानी इंटेंसिटी जैसे कैथोड साइज की ओर होगी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, एनोड की ओर कम होगी। तो इंटेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या करता है, ये एंगल प्रभावित करता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम के अंदर जो 12 डिग्री एनोड एंगल दिया हुआ, या एनोड को विवेल, विवेल यानी झुका हुआ, कितना डिग्री, 12 डिग्री दिया हुआ। तो देखो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से ये सरफेस कितनी एंगल बना रही है, इस थीटा एंगल को हम क्या दे दिया, इसको हम मेजर करते हैं। ये 12 डिग्री विवेल एंगल हो गया। इसी तरह से 17 डिग्री का दिया हुआ है, और यहाँ पे 45 डिग्री का विवेल एंगल दिया हुआ है। देखो, रेडियोलॉजी में जो टिपिकल एंगल होते हैं वो 7 से 17 डिग्री के एंगल लिए जाते हैं। 7 से कम नहीं लेते, 17 से लगभग ज़्यादा नहीं लेते। और मोस्ट कॉमनली 12 डिग्री का जो एनोड एंगल है वो एक्सरे ट्यूब के अंदर कॉमनली या साधारणतया उसमें इतना लिया जाता है इसके अंदर। तो देखिए आगे, देखिए लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान। देखिए, जैसे कि ये टारगेट सरफेस है, इलेक्ट्रॉन इस पर आकर गिरेंगे, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी किससे आती है,
आप जो फिलामेंट और इसके बीच में जो प्लस और माइनस यहाँ पे वोल्टेज केवी में जो वोल्टेज लगाते हो, जितना ज़्यादा आप वोल्टेज लगाओगे उतने स्पीड से इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर अट्रैक्ट होंगे और उतनी तेजी से टक्कर होगी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन की इस काइनेटिक एनर्जी का 99% से भी ज़्यादा भाग किस में कन्वर्ट हो जाता है? किसमें होता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट में, या लाइट एनर्जी या हीट के अंदर मान लो, इन चीज़ों के अंदर ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। केवल जो 1% से भी कम काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी जो यूजफुल एक्सरेज है, उन यूजफुल एक्सरेज के अंदर क्या होती है? आप कन्वर्ट हो पाती है। तो 1% काइनेटिक एनर्जी से भी कम एनर्जी क्या होगी? जो आपकी यूजफुल एक्सरेज के रूप में आपको मिलती है। यानी आपका जो एक्सरे ट्यूब है उसका आउटपुट क्या होता है? यूजफुल आउटपुट या आउटपुट मान लो बहुत कम होता है, 1% से भी कम। यानी एक्सरे ट्यूब बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होती है एक्सरे प्रोडक्शन के लिए, एक्सरे उत्पादन के लिए बिल्कुल भी वो दक्ष नहीं होती है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 1% से भी कम हमें यूजफुल चीज़ मिल रही है। तो वो इसकी एफिशिएंसी तो वैसे भी बहुत कम हो चुकी है। तो एक और चीज़ देखिए, हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर फोकल स्पॉट। तो अब देखिए फोकल स्पॉट के दौरान जब एक्सरे का प्रोडक्शन हो गया, 1% से भी आपको कम एक्सरेज मिल रही है, तो बाकी जो 99% जो हीट का प्रोडक्शन हुआ है, जो हीट यहाँ पर गिरी है, निकली है, वो सारी हीट कहाँ जाएगी? वो इस फोकल स्पॉट के द्वारा एब्जॉर्ब होगी। वो सारी हीट क्या होगी? इस फोकल स्पॉट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसका मतलब अगर आप फोकल स्पॉट कम रखते हो, मतलब आप एक, जैसे आप इधर वाले इस डायग्राम के मैंने 2 डायग्राम बना रखे हैं, एक ये और ये, तो अगर आप मान लो फोकल स्पॉट छोटा रखते हो, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स है उनको आके एक छोटी सी जगह के ऊपर ही रखते हो, डालते हो उन पे, जिससे क्या हो? एक्सरेज निकले। मतलब अब एक छोटा फोकल स्पॉट, एक्सरे बीम को आप इतना बारीक रखते हो, इतना पतला रखते हो, उसको उसका डायमेंशन बहुत कम रखते हो कि एक छोटे से पॉइंट पर आकर वो गिरे, तो उससे जो हीट का उत्सर्जन होगा वो हीट का उत्सर्जन इस छोटे से स्थान पर होगा, और ये वाला स्थान क्या होगा? यहाँ से ही हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी हीट निकलेगी। अब थोड़ी सी जगह पर हीट निकल रही है तो वो उस जगह का टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा? वो हो सकता है जल्दी से आसपास में पूरी हीट को ना भेज पाए, और इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि पिघल भी सके, है कि नहीं है? मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और अगर आप बड़ा फोकल स्पॉट लेते हो, यानी मान लो 100 आपने इलेक्ट्रॉन लिए, उन 100 इलेक्ट्रॉन को आप एक तो इतनी छोटी सी जगह पर आप इन पर डालते हो और एक इतनी बड़ी जगह पर डालते हो, तो हीट ज़्यादा कहाँ होगी? इस छोटी सी जगह पर हीट ज़्यादा होगी। यहाँ पर तो हीट क्या होगी? फैल जाएगी, इस बड़ी जगह पर काफ़ी दूर तक फैल जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान फोकल स्पॉट बड़ा ले। हम क्या ले? बड़ा ले। बड़ा लेने से क्या होगा? हमारा जो टारगेट है वो टारगेट सरफेस पिघलेगी, कम पिघलने की या डैमेज होने की चांस उसके कम होंगे, एक्सरे ट्यूब की लाइफ क्या होगी? बढ़ जाएगी। देखिए हम टंगस्टन लेते हैं, हम कह सकते हैं हम टंगस्टन लेते हैं, और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको पता है कितना होता है? 3370 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन फिर भी हम 3370 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं लेते, हम टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ही वहाँ पे जैसे एक्सपोजर के दौरान उत्पन्न होता है, और कोशिश करते हैं कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान हो। अगर 3370 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया तो टंगस्टन टारगेट वैसे ही पिघल जाएगा। तो बड़ा, अगर आप बड़ा फोकल स्पॉट आप ले रहे हो तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहाँ पे 3370 डिग्री टेम्परेचर नहीं होगा, इवन 3000 भी नहीं होगा। क्यों? कि बड़ा फोकल स्पॉट है, वो जो हीट निकली है वो काफ़ी दूर तक फैलेगी, दूर तक फैलेगी तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर आप छोटा फोकल स्पॉट लेते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इन टेम्परेचर डैमेज हो सकता है। इसका मतलब हमारी डिजायरेबल चॉइस क्या होगी? फोकल स्पॉट ज़्यादा बड़ा हो। फोकल स्पॉट क्या हो? ज़्यादा बड़ा हो। लेकिन एक चीज़ और है कि छोटा फोकल स्पॉट आप लेते हो, स्मॉल फोकल स्पॉट लेते हो, तो उससे रेडियोग्राफिक डिटेल बड़ी आती है। कैसे आती है? रेडियोग्राफिक डिटेल बड़ी आती है। कैसे आती है? देखिए मान लो ये छोटा फोकल स्पॉट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी आपको इमेज लेनी है, तो देखिए इधर से ऐसे बनेगी, इधर से ऐसे बनेगी। तो यहाँ पे जो ये न्यूम्बरा या प्रतिछाया बनी है ये छोटी है। लेकिन अगर आप बड़ा फोकल स्पॉट लेते हो तो अगर इससे आप इमेज जो फॉर्मेशन करते हो तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिछाया क्या है, ये जो इसके एज या किनारे हैं, ये बहुत बड़ी छाया है, जो न्यूम्बरा इसकी बहुत ज़्यादा बनती है। आपको पता है बीच वाला एरिया अम्ब्रा कहलाता है, छाया कहलाती है, और किनारे वाला एरिया प्रतिछाया या न्यूम्बरा कहलाती है। जिससे क्या होता है, इसके जो आप जो ऑब्जेक्ट लिया है उसके किनारे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा धुंधले होते हैं। फोकल स्पॉट छोटा लोगे तो ये जो न्यूम्बरा है ये क्या बनेगी?
छोटी बनेगी, किनारे होंगे या एज जो है वो हमें एकदम से शार्प दिखाई देंगे, इमेज ज़्यादा अच्छी आएगी। इसका मतलब फोकल स्पॉट आप छोटा लेते हो, स्मॉल फोकल स्पॉट लेते हो, तो उससे जो रेडियोग्राफिक डिटेल है वो रेडियोग्राफिक डिटेल आपको क्या होगी, अच्छी दिखाई देगी, बढ़िया रेडियोग्राफिक डिटेल आपको मिलती है। इसका मतलब फोकल स्पॉट बड़ा लेंगे तो हमारे टारगेट के पिघलने की संभावना कम होगी, और फोकल स्पॉट अगर हम छोटा लेते हैं तो रेडियोग्राफिक डिटेल हमें ज़्यादा अच्छी आएगी। तो एक जो विरोधाभास है, एक इस चीज़ के अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को सन 1918 के अंदर रिजोल्व किया गया। और कैसे रिजोल्व किया गया, एक प्रिंसिपल को डेवलप किया गया जिसका नाम है लाइन फोकस प्रिंसिपल। इसका नाम क्या है, लाइन फोकस प्रिंसिपल। ये लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या कहता है, ये लाइन फोकस प्रिंसिपल कहता है कि जो फोकल स्पॉट की जो साइज और शेप है, ये आपका जैसे ये फोकल स्पॉट है, इस फोकल स्पॉट की साइज और शेप किसके द्वारा निर्धारित होती है, किसके द्वारा डिटरमाइन होती है, इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा। किसके द्वारा डिटरमाइन होती है, इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा। ओके, और इलेक्ट्रॉन बीम की मतलब फोकल स्पॉट की साइज शेप तो इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा निर्धारित होती है। तो इलेक्ट्रॉन बीम है, इसकी साइज और शेप किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन बीम है, इसकी साइज और शेप किसके द्वारा निर्धारित होगी। तो इलेक्ट्रॉन बीम की साइज और शेप है वो 3 फैक्टर से डिसाइड होती है। वो किससे होती है, 3 फैक्टर से डिसाइड होती है। वो फैक्टर कौन से पहला फैक्टर है डायमेंशन ऑफ द फिलामेंट टंगस्टन कॉइल। आपकी जो फिलामेंट टंगस्टन कॉइल है उसके डायमेंशन है। कैसे है, हम आगे डिटेल से इसको चीज को देखेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो एक तो आपने फिलामेंट छोटा लिया, स्मॉल फोकल स्पॉट या स्मॉल फिलामेंट आपने लिया, और दूसरा फिलामेंट आपने बड़ा लिया है। तो फिलामेंट की डायमेंशन से कि ये कितना बड़ा है, कॉइल आपने जो टंगस्टन की बनाई है वो कॉइल कितनी चौड़ी है, लेंथ कितनी है इसकी, इन चीज पे डिपेंड करता है। दूसरा आपके जो फोक्सिंग कप है उसके कंस्ट्रक्शन पे। हमने अभी तक फोक्सिंग कप सिर्फ राउंड ही देखा है, इसके अंदर यहाँ पे फोकल स्पॉट, यहाँ पे ये फिलामेंट लगा दिए। लेकिन फोकल स्पॉट हम इस तरह का भी तो ले सकते हैं, सर्कुलर ले सकते हैं, स्क्वायर शेप ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर ले सकते हैं हम फोकल स्पॉट। जो फोक्सिंग कप है, सॉरी, फोक्सिंग कप की जो कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, तो फोक्सिंग कप के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है क्या, इलेक्ट्रॉन बीम की साइज और शेप की बात चल रही है। तीसरा, आपने फिलामेंट ले लिया, लेकिन जैसे ये फोक्सिंग कप है, आप इस फोक्सिंग कप में फिलामेंट की पोजीशन कैसे करोगे। ये सामने टारगेट है, आप इस फिलामेंट को इरेक्ट भी लगा सकते हो, इसको हॉरिजॉन्टल भी प्लेस कर सकते हो, इसके अंदर कैसे भी प्लेस कर सकते हो आप। तो या आपने जैसे ये फोक्सिंग कप है, इसके इस किनारे के ऊपर भी रख सकते हो फिलामेंट को। तो आपकी जो फोक्सिंग कप के अंदर जो फिलामेंट की पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम की साइज और शेप। इलेक्ट्रॉन बीम की साइज कैसी होगी, उसकी शेप कैसी होगी, और ये इलेक्ट्रॉन बीम आके इस टारगेट के ऊपर गिरती है, उसी से एक्सरे प्रोडक्शन होता है। उसी से क्या होता है, एक्सरे प्रोडक्शन होता है। चलिए, तो नेक्स्ट है टारगेट। अब देखिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए हम जो टारगेट सरफेस है, इस टारगेट सरफेस को इंक्लाइन कर देते हैं, हम इसको झुका देते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, स्टार्ट के अंदर ही हम टारगेट सरफेस को क्या करते हैं, इस तरीके से झुका देते हैं, उसको इंक्लाइन कर देते हैं हम थोड़ा सा इसको। इससे क्या होगा, इससे इसका जो किनारा एज है वो विवेल हो जाएगा, झुका हुआ किनारा, मतलब झुक जाएगा किनारा। हम देखो टारगेट को इस तरह भी ले सकते थे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एक्सरे का इससे भी प्रोडक्शन होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन का जो बॉम्बार्डमेंट से एक्सरेज का प्रोडक्शन सभी दिशाओं में होता है। इधर होता है सभी दिशाओं में, तो इधर से भी होगा, तो इधर से एक्सरे कम आ जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन तो होगा ही एक्सरे का। तो हम क्या करते हैं, इस टारगेट सरफेस को थोड़ा सा झुका देते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में इस चीज़ को डिटेल से बताया था। और ये क्लास अगर आप पिछली पुरानी क्लास देखना चाहते हो तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक टेलीग्राम चैनल है उसका, और पिरामिड ट्यूटर ऐप है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर ये सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी आपको ना। तो इससे क्या होता है, अब ये देखिए, ये जो एक स्लांटेड सरफेस है, ये जैसे ये झुकी हुई सरफेस है, इसको आप दो तरीके से दो तरफ से देख सकते हो। किधर से, इलेक्ट्रॉन बीम के व्यू पॉइंट से। आप इलेक्ट्रॉन बीम इधर से आ रही है तो आप इधर से देखोगे तो आपको ये फोकल स्पॉट ऐसे दिखेगा, और आप नीचे आपने जो इमेज रिसेप्टर लगाया, इस इमेज रिसेप्टर की तरफ से देखोगे तो आपको फोकल स्पॉट इतना ही चौड़ा दिखाई देगा, ये इतना ही बड़ा दिखाई देगा, जबकि एक्सरे बीम की तरफ से इतना दिखाई देगा। देखिए, तो इसको क्या लिखा, स्लांटेड सरफेस को आप दो डायरेक्शन से आप देख सकते हो। किधर से, पहला डायरेक्शन एक्चुअल फोकल स्पॉट। कौन सी डायरेक्शन है, एक्चुअल फोकल स्पॉट, वो कौन सी है, फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन की तरफ से देखते हो
तो आपको एक्चुअल फोकल स्पॉट दिखाई देगा। ये कैसे? वास्तव में एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या होता है? वो एरिया जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर गिरते हैं वो आपका फोकल स्पॉट है। और वही क्या, एक्चुअल फोकल स्पॉट तो वही है जहां पर इलेक्ट्रॉन आके गिरते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां पे गिर रहे हैं देखना, तो आपको इधर इलेक्ट्रॉन बीम की तरफ से इधर से देखना पड़ेगा। आपको किधर से देखना पड़ेगा? इधर से आपको देखना पड़ेगा, इस साइड, इस डायरेक्शन से। तो इधर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक्चुअल फोकल स्पॉट दिखेगा। इधर से क्या दिखेगा? एक्चुअल फोकल स्पॉट। लेकिन आप इमेज रिसेप्टर के व्यू पॉइंट से भी देख सकते हो। नीचे जैसे यहाँ पे कोई कैसेट रखी हुई है, इधर से अगर आप देखोगे तो इधर से भी आपको फोकल स्पॉट दिखेगा, स्लांटेड सरफेस है इधर से भी। तो ये क्या कहलाता है? ये इफेक्टिव फोकल स्पॉट कहलाता है। इधर से इमेज रिसेप्टर की साइड से देखते हो ये क्या कहलाता है? इफेक्टिव फोकल स्पॉट कहलाता है, या इसे एपेरेंट फोकल स्पॉट भी कहते हैं, और प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहता है? प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट भी इसे कहा जाता है। अब देखिए, इस बिवेल एज है जो आपने झुकी हुई सरफेस या स्लांटेड सरफेस आपने लिया है, इस स्लांटेड सरफेस का क्या फायदा होता है? इससे आपका एक्चुअल फोकल स्पॉट तो क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा दिखाई देगा। यानी वो एरिया जिस पे इलेक्ट्रॉन गिरते हैं वो तो क्या होगा? बड़ा। देखिए, अगर आपको इस सरफेस को सीधा लेते तो इस टारगेट सरफेस की सिर्फ इतनी ही दूरी पर, मैं आपको इसको डिटेल्स बताता हूँ, तो अगर आप इसको सीधा लेते इसको, है ना, जैसे मैं एक यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ये दो तरीके, एक तो ये टारगेट सरफेस है, एक ये टारगेट, अगर आप, और ये इलेक्ट्रॉन बीम है। अगर आप इसको सीधा ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन देखो, अगर आप कोई मेजर करोगे तो इतनी दूरी पर गिर रहे हैं, लेकिन स्लांटेड लिया तो ये इस पर इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पर गिर रहे हैं। अब ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इससे कुछ ना कुछ तो ज़्यादा है, थोड़ी सी चाहे मिलीमीटर में ही हो, और इतना एरिया कवर होता है तो वो बहुत ज़्यादा है, कोई इसके अंदर मतलब इंक्रीज होता है। तो इस स्लांटेड सरफेस से क्या होता है? इससे इफेक्टिव फोकल स्पॉट आपको छोटा मिलेगा, जो कि हम चाहते हैं कि जिधर से एक्सरेज निकले उधर से फोकल स्पॉट छोटा दिखाई दे, ताकि एक्सरेज क्या हो, पिन पॉइंट से आती हुई नजर आए। हमें रेडियोग्राफिक डिटेल क्या होगी? रेडियोग्राफिक डिटेल अच्छी मिलेगी, गुड मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, ये इंक्रीज होगी। और एक्चुअल फोकल स्पॉट बड़ा दिख रहा है, इससे क्या होगा? आपका जो टारगेट है उसकी डैमेज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी क्यों? क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा एरिया पे गिरेगी, बहुत ज़्यादा एरिया पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए, ये लाइन फोकस प्रिंसिपल, ये क्या होता है? ये लाइन फोकस प्रिंसिपल कहता है कि जो साइज है, जो प्रोजेक्टेड एरिया है, ये जैसे ये प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पे है, इसकी साइज क्या होती है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एनोड एंगल। ये यहाँ पे एनोड है, साइज ऑफ एनोड एंगल। एनोड एंगल की जो साइन ऑफ एनोड एंगल, यानी एनोड एंगल का जो एंगल है उसका साइन लो। आप जब जानते हो साइन कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, है ना, तो आपका जो एनोड एंगल है उसके थीटा, साइन थीटा के बराबर होता है। कैसे? देखिए, ये टारगेट स्लांटेड टारगेट सरफेस है, ओके, और इधर से इलेक्ट्रॉन बीम आके ऐसे गिर रही है, तो ये क्या हो गया? ये एक हम इस तरीके से अगर एक बनाएं, इधर से आपकी एक्सरे बीम आपकी आउटपुट है, तो इस ट्रायंगल के अंदर देखोगे आपको, तो ये क्या है? ये कर्ण होगा यहाँ पे, ये क्या होगा? कर्ण होगा या हाइपोटेनियस होगा। आपको पता है परपेंडिकुलर से ये जो सरफेस है, ये थीटा यहाँ पे जो मतलब एंगल है, एनोड एंगल है, तो एक लाइन को दो परपेंडिकुलर लाइन काट रही है, इसलिए ये एंगल भी क्या होगा? ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये एंगल थीटा है, तो इसका इस एंगल, और ये सामने क्या होगा? लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बोल दो इसको, और ये क्या आधार हो जाएगा जो बेस कहलाता है। एक तो ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में आपको होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया। अब और आपका जो ये जो लंब है या जो परपेंडिकुलर है, यही आपका क्या है? इफेक्टिव फोकल स्पॉट है। यही क्या है? इफेक्टिव फोकल स्पॉट है। तो यहाँ पे अगर हम एल की वैल्यू पता कर लें तो हमें जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसका मतलब एल इज इक्वल टू क्या हो गया? एल फोकल स्पॉट है, इज इक्वल टू क्या हो गया? के इंटू साइन थीटा। एल इज इक्वल के इंटू साइन थीटा। के यहाँ पर क्या है? के यहाँ पे कर्ण या हाइपोटेनियस है, या फिर वो एरिया है जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, यानी के यहाँ पर क्या है? के इज इक्वल टू एक्चुअल फोकल स्पॉट। एक्चुअल फोकल स्पॉट, और एक्चुअल फोकल स्पॉट की गणना हम कर सकते हैं।
तो इसका मतलब तो आपका जो फोकल स्पॉट वो क्या हो जाएगा, फोकल स्पॉट आ जाएगा के इंटू साइन थीटा। के की वैल्यू कांस्टेंट है, थीटा यहाँ पे जो क्योंकि आपने बीम जो डाले बीम का फिलामेंट आपने फिक्स कर रखा है, तो जो हाइपोटेनियस होगा वो भी क्या होगा, जो कर्ण होगा वो भी फिक्स होगा। इसका मतलब फोकल स्पॉट जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या होगा या प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट है, वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस मतलब, और आपको बताया कुछ एंगल की वैल्यू मैं बताता हूँ आपको। जैसे साइन 20 डिग्री की वैल्यू होती है 0.342 और साइन 16.5 की वैल्यू होती है 0.285। यानी जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे साइन की वैल्यू बढ़ेगी। अब देखो फोकल स्पॉट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा की हो गया, ये हमने यहाँ पर देख लिया। अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव फोकल स्पॉट, इफेक्टिव फोकल स्पॉट का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे कि जैसे जैसे जो थीटा बढ़ेगा, आपका इनोड एंगल बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, इफेक्टिव फोकल स्पॉट बढ़ता जाएगा। क्यों, इफेक्टिव फोकल स्पॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। कैसे, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 90 का मान होता है 90 डिग्री का मान होता है 1, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√1/√2। आप देखोगे इसके अंदर ये साइन के टेबल में आपको मिल जाएगा। तो जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री तक साइन का मान बढ़ता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो फोकल स्पॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया थीटा के। इसका मतलब इफेक्टिव फोकल स्पॉट अगर हम देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इस तरह का ऑर्डर दे दिया जाता है कि एनोड एंगल एस ये है, तो आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या का ऑर्डर क्या होगा, तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट का ऑर्डर है। इसी तरीके से अगर इनको साइन के रूप में दे दें तो भी इनका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर, तो भी इसका ऑर्डर ये सेम ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि फोकल स्पॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा की। अगर रेडियोलॉजी में जो मशीन के जो टिपिकल फोकल स्पॉट लेते हैं अगर उनको देखें तो वो क्या होते हैं, 0.1 से 3 mm के फोकल स्पॉट काम में लिए जाते हैं। और मोस्ट जो एक्सरे ट्यूब होती है वो ट्यूब 0.6 mm का जो फोकल स्पॉट वो काम में लेते हैं, जो स्मॉल फोकल स्पॉट के रूप में। और जो 1.2 mm फोकल स्पॉट काम में लेते हैं किसके रूप में, लार्ज फोकल स्पॉट के रूप में 1.2 mm काम में लिया जाता है। एक और चीज होती है फ्रैक्शनल फोकल स्पॉट। क्या होता है फ्रैक्शनल फोकल स्पॉट, वो फोकल स्पॉट जो 0.1 mm से कम, जो 1 mm से कम होता है वो क्या कहलाता है, जो 0.1 mm से कम होता है वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल फोकल स्पॉट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल फोकल स्पॉट कहलाता है। लेस देन 0.1 mm वो होता है वो सब मिलीमीटर। ये मेमोग्राफी के अंदर ये फोकल स्पॉट काम में लिया जाता है। ये क्या होता है, मेमोग्राफी के अंदर ये फोकल स्पॉट काम में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि मेमोग्राफी के अंदर माइक्रो कैल्सिफिकेशन होते हैं, छोटे छोटे कैल्सिफिकेशन होते हैं जो क्या बताते हैं, जो मेलिग्नेंसी को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं, मेलिग्नेंसी को करते हैं। और अगर आप मेमोग्राफी जो ट्यूब में देखोगे तो उसमें आपको लार्ज फोकल स्पॉट 0.3 mm मिलेगा और स्मॉल फोकल स्पॉट आपको 0.1 mm फोकल स्पॉट आपको मिलेगा। यानी 1 मिलीमीटर से भी छोटा फोकल स्पॉट है तो वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल फोकल स्पॉट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल फोकल स्पॉट कहलाता है, क्योंकि वो मिलीमीटर के फ्रैक्शन के रूप में वो फोकल स्पॉट होता है। और देखिए अब कुछ क्वेश्चन है, इस फोकल जैसे स्मॉलर फोकल स्पॉट, छोटा फिलामेंट आप लोगे, देखिए एक ये फिलामेंट यहाँ पे बड़ा है और छोटा फिलामेंट है, ये बड़ा फिलामेंट है। तो स्मॉल छोटा फिलामेंट लोगे तो बीम साइज भी छोटी होगी, बीम साइज छोटी होगी तो आपका जो हाइपोटेनियस है के भी छोटा होगा, आपको पता है लंब बटाकरण होगा। तो स्मॉल बीम साइज लेते हो तो स्मॉलर इफेक्टिव एंड एक्चुअल फोकल स्पॉट। अगर बीम साइज छोटी लोगे तो आपको एक्चुअल फोकल स्पॉट भी छोटा मिलेगा और इफेक्टिव फोकल स्पॉट भी छोटा मिलेगा। जैसे यहाँ पे बीम साइज बड़ी ली तो आपको एक्चुअल फोकल स्पॉट भी बड़ा मिला है और इफेक्टिव फोकल स्पॉट भी क्या मिला है, बड़ा मिला है। तो फिलामेंट साइज जितनी छोटी होगी तो दोनों ही फोकल स्पॉट आपको छोटे मिलेंगे। एक चीज और, एंगल, अगर आप एक तो 12 डिग्री का एंगल लेते हो, फिलामेंट साइज यहाँ पे फिक्स है, दोनों फिलामेंट साइज फिक्स है। अगर आप स्टीपर यानी एंगल को अगर आप चेंज करो, आप बहुत ज्यादा ढलान वाला, कम ढलान वाला लो, एक ज्यादा ढलान वाला लो, जैसे 12 डिग्री का लो, 17 डिग्री का लो, तो उसमें क्या होगा, स्मॉलर इफेक्टिव फोकल स्पॉट, इफेक्टिव जो क्या होगा, फोकल जो स्पॉट आपको मिलेगा। कैसे कि अगर आपने जैसे यहाँ पे एनोड एंगल 12 डिग्री लिया है तो आपको इफेक्टिव फोकल स्पॉट छोटा मिलेगा, और यहाँ पे एनोड एंगल 17 डिग्री लिया है तो देखिए इफेक्टिव फोकल स्पॉट आपको ज़्यादा बड़ा मिल रहा है। यानी अगर आप 10 डिग्री और 12 डिग्री जो एरिया ले रहे हो
तो इसके अंदर आपको इफेक्टिव फोकल सपोर्ट ज़्यादा किस में मिलेगा, 12 डिग्री के अंदर मिलेगा इसके अंदर।